हमारे पास दो मेथड्स अवेलेबल हुआ करते हैं। एक है आपके पास हाई लो पॉइंट मेथड और दूसरा बेटे आपके पास हुआ करता है लीनियर रिग्रेशन मॉडल। आप सीए के स्टूडेंट हो, लीनियर रिग्रेशन मॉडल आप क्यूटी में पढ़ चुके हुए। यहाँ पे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मिक्स्ड कॉस्ट के दोनों कंपोनेंट्स, वेरिएबल और फिक्स कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए हमेशा आप हाई लो पॉइंट मेथड ही यूज करोगे। हाई लो पॉइंट मेथड की हम हेल्प कैसे लेंगे, उसके कंपोनेंट को सेपरेट कैसे करेंगे, तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां मैं मिक्स कॉस्ट की एग्जांपल लूंगी, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। वो हमसे कहता है कि जनाब हाई लो पॉइंट मेथड की एप्लीकेशन करते हुए आप इसके वेरिएबल और फिक्स कंपोनेंट को सेपरेट करें, तो फौरन सेपरेट करने की तरफ नहीं जाना, मेथड की एप्लीकेशन नहीं कर देनी। पहले यू हैव टू कंफर्म कि ये वेरिएबल कॉस्ट है या मिक्स कॉस्ट है। कैसे कंफर्म होगा बेटे? आप पर यूनिट फाइंड आउट करोगे। अगर पर यूनिट सेम हुआ तो ये वेरिएबल कॉस्ट होगी, इसमें फिक्स कंपोनेंट इंक्लूड नहीं होगा, हमें इस मेथड की जरूरत नहीं। लेकिन अगर ये पर यूनिट भी वेरी की और टोटल में भी वेरी की, फिर हमें कंफर्म होगा कि इसका बिहेवियर क्या है, मिक्स्ड है, इसमें वेरिएबल और फिक्स कंपोनेंट इंक्लूड हैं और हमें इस मेथड की एप्लीकेशन करते हुए दोनों को सेपरेट करना। यहां तक बात समझ में आई? तो चलिए मेरा बेटा पहले एक काम करो, इसका पर यूनिट फाइंड आउट करो। आप कोई भी दो एक्टिविटी लेवल सॉल्व कर लो। 750 ओवर 70 कीजिएगा, 10.7। आगे कीजिए 950 ओवर 90, वेरी कर गया। फर्स्ट वन में 10.7 था, फिर ये आपके पास क्या हो गया 10.5। जब आपको ये कंफर्म हो जाए कि कॉस्ट टोटल में भी चेंज हो रही है और पर यूनिट भी चेंज हो रही है, फिर आपने इस पे हाई लो पॉइंट मेथड की एप्लीकेशन करनी। अब कैसे करूं, ये देखो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रही हूं। कॉपी पेंसिल छोड़िएगा, गौर से मेरी बात सुनिएगा। इस मेथड में मैंने क्या लिखा हुआ है, हाई लो। दो पॉइंट की सिलेक्शन करनी, हाई मीन हाईएस्ट, लो मीन लोएस्ट, और वो एक्टिविटी लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सिलेक्शन करनी है। अच्छा यहां पे देखो एक बात गौर कीजिएगा, मैंने कल के लेक्चर में भी कहीं पे भी यूनिट्स का वर्ड यूज नहीं किया, मैंने हर जगह एक्टिविटी लेवल का वर्ड यूज किया। मैं एक्टिविटी लेवल का मतलब क्या होता है, काम कितना किया, ज्यादा किया, कम किया, कितना किया। काम को मेजर करने के लिए मैं एक्टिविटी लेवल का वर्ड यूज कर रही हूं। काम को मेजर करने के लिए मैं यूनिट्स का वर्ड नहीं यूज कर रही। उसकी रीजन क्या है, हमने काम ज्यादा किया या कम किया, ना सिर्फ ये यूनिट्स में मेजर किया जा सकता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी मेजर किया जा सकता है। आपको एक्टिविटी लेवल, हमने काम कितना किया, उसके लिए कभी वो क्वेश्चन में यूनिट्स की इंफॉर्मेशन देगा और कभी टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन देगा। तो इसलिए अगर आप एक्टिविटी लेवल का वर्ड यूज करते हो तो उसमें दोनों एक्टिविटीज आ जाती हैं, एक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू यूनिट एंड एक्टिविटीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक हो गया? अच्छा भाई, अब देखो मेथड की एप्लीकेशन बेटे मैंने कैसे करनी। आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन है, दो पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए, हाई मीन हाईएस्ट, लो मीन लोएस्ट। तो देखो मेरे पास हाईएस्ट लेवल है 90 यूनिट्स का और लोएस्ट लेवल कितना है 30 यूनिट्स का। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से फिक्स कॉस्ट चेंज हुआ करती है? बोलो। तो देखो फिक्स कॉस्ट की जब भी मैं बात करूंगी इन टोटल बात करूंगी, ये हम कल डिसाइड किए थे। फिक्स कॉस्ट की जब भी मैं बात करूंगी इन टोटल बात करूंगी, और वेरिएबल कॉस्ट की जब भी बात करूंगी पर यूनिट बात करूंगी। तो जब मैं फिक्स कॉस्ट कह रही हूं तो इसका मतलब है इन टोटल कह रही हूं, जब मैं वेरिएबल कॉस्ट का जिक्र कर रही हूं तो पर यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से जिक्र कर रही हूं।
अब दोबारा से क्वेश्चन सुनिए, क्या एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से फिक्स कॉस्ट चेंज होगी इन टोटल? नो। जितनी फिक्स कॉस्ट 70 यूनिट्स के एंगेस्ट है उतनी ही फिक्स कॉस्ट 90 यूनिट्स के एंगेस्ट है, उतनी ही फिक्स कॉस्ट 50 यूनिट्स के एंगेस्ट है और उतनी ही फिक्स कॉस्ट 30 यूनिट्स के एंगेस्ट है। लेकिन इन एक्टिविटी लेवल्स में वेरिएबल कॉस्ट फ्लक्चुएट कर रही है। यहाँ वेरिएबल कॉस्ट कुछ और है, यहाँ कुछ और है। इन तमाम जगहों पे वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल फ्लक्चुएट करिए पर यूनिट से। क्या इस पॉइंट पे एग्री करते हो? ओके। अब देखो, एक्टिविटी लेवल जब 90 से 30 की तरफ जाता है या 30 से 90 की तरफ जाता है, कॉस्ट में कितना चेंज आता है? कॉस्ट में कितने का चेंज आ रहा है? 600 का। जब एक्टिविटी लेवल में 60 यूनिट्स का चेंज आ रहा है तो इसके ऑपोजिट कॉस्ट में कितने का चेंज आ रहा है? 600। कॉस्ट में चेंज आ रहा है। कॉस्ट में चेंज आने का मतलब क्या है? ये वेरिएबल कॉस्ट है। जो कॉस्ट एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से चेंज होती है बेटे, वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो दिस इज योर वेरिएबल कॉस्ट। बट वेरिएबल कॉस्ट फॉर हाउ मेनी यूनिट्स? फॉर 60 यूनिट्स। वेरिएबल कॉस्ट मुझे कभी भी चाहिए, व्हाट आई सेड इन लास्ट लेक्चर, हमेशा पर यूनिट चाहिए। अब मुझे ये पता चल गया है कि भाई हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल के दरमियान में जो कॉस्ट का डिफरेंस है वो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, और वो कितने यूनिट्स की है? जितना एक्टिविटी लेवल में यूनिट्स का डिफरेंस है उनकी वेरिएबल कॉस्ट है। 1 यूनिट की कैसे फाइंड आउट करूं? डिवाइडेड बाय 60। तो 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई? 10। इजी है। फिर देखिए, एक बात और आपको गाइड करें, हमेशा पहले वेरिएबल कंपोनेंट कैलकुलेट होता है, बाद में फिक्स कंपोनेंट कैलकुलेट होता है। आपने क्यूटी में जब लीस्ट स्क्वायर मेथड या लीनियर रिग्रेशन मॉडल पढ़ा होगा, वो उनके स्पेसिफिक फॉर्मूलाज पढ़े में आपने, ए और बी का पढ़ा हुआ है। हमेशा पहले किसको कैलकुलेट किया जाता है? बी को, और बाद में किसको कैलकुलेट करते हैं? ए को। बी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा? n इंटू सम ऑफ x इंटू वाई माइनस सम ऑफ x इंटू सम ऑफ y डिवाइडेड बाय n समीशन x स्क्वायर, फिर सम ऑफ x का होल स्क्वायर। ये पढ़ा हुआ है। ए कैसे पढ़ा है? सम ऑफ y ओवर n। यहां क्या पढ़ा था? तो जब तक आप b कैलकुलेट नहीं कर लेते आप a कैलकुलेट नहीं कर सकते। b बेटे हमेशा वेरिएबल कंपोनेंट होता है और a हमेशा फिक्स कंपोनेंट होता है। जितने b मेथड हैं वो हमेशा पहले वेरिएबल कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे और बाद में फिक्स कंपोनेंट। एक चीज और, ये जो b होती है ये वेरिएबल कॉस्ट तो है, बट फॉर 1 यूनिट। ए फिक्स कॉस्ट है बट इन टोटल। स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस यूज करें या अकाउंटिंग के कॉस्ट अकाउंटिंग के मेथड यूज करें, ये आपको फिक्स कॉस्ट कभी भी कैलकुलेट करके देंगे इन टोटल, और वेरिएबल कॉस्ट कभी भी कैलकुलेट करके देंगे तो वो पर यूनिट। बस ये छोटी छोटी बातें जो मैं आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में गाइड कर रही हूं, इनको याद रखना है। आप कॉस्ट अकाउंटिंग के मेथड्स के साथ खेलना सीख जाओगे, आप ज्यादा इंजॉय करोगे इस सब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसमें हाई लो पॉइंट मेथड में व्हाट आई डिड, मैंने 2 एक्टिविटी लेवल का कंपैरिजन करते हुए स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, वेरिएबल कॉस्ट फॉर 1 यूनिट फाइंड आउट करनी है। कैसे? दोनों एक्टिविटी लेवल पे कॉस्ट का डिफरेंस ले लीजिए और उन्हें यूनिट डिफरेंस के साथ डिवाइड कर दीजिए। जैसे हमारे इस एग्जांपल में 2 एक्टिविटी लेवल पे कॉस्ट का कितना डिफरेंस है? 600। यूनिट्स का कितना डिफरेंस है? 60। आपके पास पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है? 10 पर। ये स्टेप नंबर 1 का। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में व्हाट यू हैव टू डू, टोटल मिक्स कॉस्ट एज आई नो is equal to total variable cost plus total fixed cost। तो बेटे अगर क्वेश्चन में आपके पास मिक्स कॉस्ट भी हो और वेरिएबल कॉस्ट भी हो और आपसे कहा जाए टोटल फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट करो, कैसे करोगे? माइनस कर दोगे।
आप टोटल मिक्स कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दोगे, आपके पास क्या आएगी? टोटल फिक्स कॉस्ट। अब ये देखो मैंने यही करना है, मैं क्वेश्चन रीराइट कर रही हूं। यूनिट्स, टोटल मिक्स कॉस्ट 70, 90, 50, 30, टोटल मिक्स कॉस्ट 750, 950, 550, 350। चलिए हम इनमें से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, जबकि वेरिएबल कॉस्ट मैंने कैलकुलेट कौन सी की है? फॉर 1 यूनिट। टोटल कैसे फाइंड आउट करूंगी? मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो चलिए 1 यूनिट की 10 है, मुझे यहां कितने यूनिट की फाइंड आउट करनी? कितनी हो जाएगी? टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी आई? 50। चलो एक और एक्टिविटी लेवल सॉल्व करते हैं। 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 10 है, 90 यूनिट्स की कितनी होगी? 900 माइनस 950, 50। फिर 10 इंटू 50, 500, 500 माइनस 550, 50। 10 इंटू 30, 300 माइनस 350, कितनी? देखो प्रूव हो गया, एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से फिक्स कॉस्ट ने चेंज नहीं होना, वो तमाम लेवल पे सेम रहेगी। बात क्लियर हुई? नोट करो, एक क्वेश्चन देते हैं। हाई लो पॉइंट मेथड की एप्लीकेशन करनी है। गिव मी अ कैलकुलेटर। पहले लिखो यूनिट्स। यूनिट्स लिखिए 35, 110, 55, 40, 10। 35 के ऑपोजिट कॉस्ट लिखिए 2250। ये तो मैं नहीं बता रही, खुद जज करो। 6000 कॉस्ट लिखो 110 के ऑपोजिट। $55 के ऑपोजिट लिखिए 3250। नेक्स्ट एक्टिविटी लेवल के ऑपोजिट लिखो 40 के ऑपोजिट लिखो 2500। 10 के ऑपोजिट लिखो 1000। चलिए हाई लो पॉइंट मेथड की एप्लीकेशन करने से पहले इसका बिहेवियर कंफर्म कीजिए, और बिहेवियर की कंफर्मेशन के लिए हमेशा पर यूनिट कॉस्ट भी आपके पास होनी चाहिए। मुश्किल तो नहीं लग रही? आपका भी यही याद है? क्यों बेटा? देखो दो एक्टिविटी लेवल ले लो ना यूनिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो सबसे ज़्यादा यूनिट्स कितने? 110। सबसे कम कौन से वाले? 10। इन दोनों पे कॉस्ट का कितना डिफरेंस है? आपने कोई वैल्यू गलत लिखी बेटे। 110 यूनिट्स के ऑपोजिट मैंने कॉस्ट कितनी लिखवाई है? 6000, इसलिए आपका गड़बड़ आ रहा है। तो कॉस्ट का डिफरेंस कितना? 5000। इसके ऑपोजिट यूनिट का कितना डिफरेंस? 100। ये कितना आ गया? ₹50 पर यूनिट। ठीक है, चलो टाइम नहीं वेस्ट करना, पूछ लेना है। तुम रोलर नहीं डालती, मज़ा नहीं आता। अच्छा इजी है। अक्सर बेटे ऑन है,
अच्छा देखो बेटे, हर सब्जेक्ट की एक इक्वेशन होती है। आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इक्वेशन पढ़ के आए हो, वो क्या थी? एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज, ऐसा है ना? इसी तरह कॉस्ट अकाउंटिंग की भी एक इक्वेशन है, ठीक है? और वो क्या है? अच्छा, वो अब मैं इरेज कर बैठी। अगर कोई ऑलरेडी ले चुके, जैन ऑलरेडी ले चुके थे बेटा, उस बच्चे को दे देना बाद में, ठीक है? चले बेटे, अब कॉस्ट इक्वेशन क्या है? कॉस्ट इक्वेशन हमारे पास होती है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये भी क्यूटी में पड़ी हुई है। ये इक्वेशन हमेशा तब ड्रॉ होती है जब दो कंपोनेंट्स के दरमियान लीनियर कोरिलेशन होता है, वहां ये स्ट्रेट इक्वेशन ड्रॉ होती है, ठीक है? अब उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग में हम इसको किसके लिए यूज करते हैं? फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल मिक्स कॉस्ट। इसमें y रिप्रेजेंट करेगा टोटल मिक्स कॉस्ट को, a रिप्रेजेंट करेगा टोटल फिक्स कॉस्ट को, b है आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और x क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स। ये इक्वेशन हम हाई लो पॉइंट मेथड की हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हैं, और लीनियर रिग्रेशन मॉडल को भी यूज करें तब भी हमारे पास b और a की वैल्यूज ही आती हैं। अभी जनाब जो क्वेश्चन आपके सामने मैंने यहां लिखा, उसमें हम a और b की कितनी वैल्यू फाइंड आउट करके आ चुके हैं? मेरा ख्याल है इसमें हमने फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट करी थी 50, और b वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी? 10, और ये क्या है? x। जब हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो जाती है, फिर बेटे हम इसको किसके लिए यूज करते हैं? फोरकास्टिंग के लिए। फोरकास्टिंग क्या है? आने वाले टाइम पीरियड में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं अगेंस्ट गिवन कॉस्ट, या हम अपने स्पेसिफिक यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो कॉस्ट क्या हो सकती है? मतलब वो y देगा तो x की वैल्यू रिक्वायर करेगा, x देगा तो आपसे y की वैल्यू रिक्वायर करेगा। अब जनाब हम प्रीवियस 4 ईयर में इतने इतने यूनिट प्रोड्यूस कर चुके हैं और उनके एंगेज में इतनी इतनी कॉस्ट इंकर्ड हो चुकी है, वो आपसे पूछता है कि आने वाले साल में हमारा प्लान है कि हम 150 यूनिट प्रोड्यूस करें, तो वो आपसे पूछेगा कि बताओ कि अगर हम 150 यूनिट बनाएं तो कॉस्ट शुड बी व्हाट? तो क्या करेंगे? यूनिट्स आपको गिवन है, 150 यूनिट की वो आपसे कॉस्ट पूछ रहा है। हमें पता है कि यूनिट 15 हो, 150 हो या 500 हो, फिक्स कॉस्ट यही रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यही रहेगी। नंबर ऑफ यूनिट्स आपको 150 क्वेश्चन में गिवन है, इनकी कॉस्ट उसने आपसे पूछी भी है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स को उनकी जगह पे पुट करोगे, इक्वेशन को सॉल्व करोगे, आपके पास टोटल मिक्स कॉस्ट आएगी। और वो बेटे आपके पास कितनी बन रही है? 1550। और ये भी पॉसिबल है कि वो y आपको क्वेश्चन में दे और पूछे कि भाई हम इतनी मिक्स कॉस्ट का बर्डन टेकअप कर सकते हैं, इससे ज्यादा कॉस्ट का बर्डन हम टेकअप नहीं कर सकते, तो बताओ इतनी कॉस्ट के एंगेज में हम कितने यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं? चलें भाई, उसने आपसे कहा हम 2000 की कॉस्ट का बर्डन ले सकते हैं, इससे ज्यादा कॉस्ट का बर्डन हम नहीं ले सकते, तो बताओ 2000 की कॉस्ट के बर्डन के एंगेज में हम कितने यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं? उसने आपसे क्या पूछा? x। क्या करोगे बेटे आप? कैसे सॉल्व करोगे? लीनियर इक्वेशन के तौर पे 2000 में से 50 को माइनस करोगे और फिर उसे क्या करोगे? 10 से डिवाइड करोगे। कितना आता है आपके पास? 199, नहीं बहुत ज्यादा नहीं, 195 यूनिट्स। तो देखो हम उन मेथड की हेल्प से a और b फाइंड आउट करते हैं,
कॉस्ट इक्वेशन में पुट करते हैं और फिर उसकी बेस पे फोरकास्टिंग करते हैं। फोरकास्टिंग में क्या करेगा, x की वैल्यू देगा तो y पूछेगा, y की वैल्यू देगा तो x रिक्वायर करेगा। एनी क्वेश्चन? ऑल क्लियर बेटे? आगे बढ़ते हैं। इसकी ग्राफिकल अप्रोच रह गई थी, रहती है ना इसकी ग्राफिकल अप्रोच, तो चलिए इसके ग्राफ्स ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। Graphs of mixed cost। सुनिएगा बेटे, कॉपी पेंसिल छोड़िए और गौर से मेरी बात को सुनना है। बेटे मिक्स्ड कॉस्ट किसको कहा था? जिसमें वेरिएबल भी इंक्लूड है और फिक्स भी। तो बेटे अगर दोनों बिहेवियर्स हम ऐड करेंगे तो दोनों की करैक्टरिस्टिक्स भी इंक्लूड हो जाएंगी, और दोनों की जब करैक्टरिस्टिक्स ऐड होती हैं तो इसलिए मिक्स कॉस्ट टोटल में भी चेंज करती है और पर यूनिट भी चेंज होती है। इसी तरह आप वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के ग्राफ्स को मर्ज करोगे, ऐड करोगे तो टोटल मिक्स कॉस्ट का ग्राफ बनेगा। ये देखो, याद कीजिए हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कैसा पढ़ा था, क्योंकि वो एक्टिविटी लेवल के साथ वेरी करती है। अगर कोई यूनिट प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो कॉस्ट भी जीरो होगी। जितना एक्टिविटी लेवल बढ़ता जाएगा उतनी ही वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, और आपके यूनिट्स में और टोटल कॉस्ट में पॉजिटिव कोरिलेशन है, इसलिए ग्राफ हमेशा अपवर्ड बनेगा और ओरिजिन से स्टार्ट होगा, 45 डिग्री एंगल अपवर्ड जाएगा। टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ कैसा पढ़ा बताइए? क्योंकि ये एक्टिविटी लेवल के साथ चेंज नहीं होती, सेम रहती है, तो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये देखो, मैंने इन दोनों ग्राफ्स को ऐड करना है तो टोटल मिक्स कॉस्ट का ग्राफ बनेगा। वो कैसे बनेगा? ये देखो, आपकी अपवर्ड लाइन ओरिजिन से स्टार्ट होने की बजाय कुछ मार्जिन छोड़कर स्टार्ट होगी। क्यों छोड़ेगी? यस, मार्जिन इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। आपके इस ग्राफ में ये जो एरिया आपने नीचे छोड़ दिया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल फिक्स कॉस्ट। और इस लाइन का जो ये एंगल है और ये रिमेनिंग स्पेस है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और ये जो लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? टोटल मिक्स कॉस्ट को। हमने ब्रेक इवन एनालिसिस, सीवीपी एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ना, उनकी ग्राफिकल अप्रोचेस पढ़नी है। उनके लिए ये जो बिहेवियर क्लासिफिकेशन के मैं आपको ग्राफ समझा रही हूँ, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। हम इन चीजों को पहले ही समझ लेते हैं, अपनी एबीसी को पहले ही कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, हैव अ पिक प्लीज। नो बेटे, अब ये देखो, मैं इनके पर यूनिट ग्राफ्स को भी ऐसे ही मर्ज करूंगी। रोला व्हाइट बोर्ड की तरफ देख लो। जी बेटे, आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया है? चलो बेटा जी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ कैसे सीख कर आए? देखो, बिहेवियर पे फोकस करो, ग्राफ आपके माइंड में खुद ब खुद आएगा। क्या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज होती है? नो, कांस्टेंट रहती है। और हर कांस्टेंट बिहेवियर का ग्राफ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ आपने ऐसा पढ़ा। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट
इसका फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का एक्टिविटी लेवल के साथ पॉजिटिव कोरिलेशन होता है या नेगेटिव? नेगेटिव। एक्टिविटी लेवल बढ़ता है तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती। ये हमने टेबल की हेल्प से, वैल्यूज की हेल्प से ये चीजें क्लैरिफाई की हैं। इसका क्या बनता है? डाउनवर्ड ग्राफ, और मोस्टली डाउनवर्ड कर्व बनता है। ठीक है, अब मैंने ये दोनों ग्राफ्स मर्ज कर देने, तो मेरे पास मिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको मर्ज करूं तो होगा क्या? देखो क्या हुआ, देखो आपका वो जो डाउनवर्ड कर्व है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा, नीचे स्पेस छोड़ेगा। कितनी स्पेस? इक्वलेंट टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। आपको बुक्स में कहीं पे भी डाउनवर्ड कर्व नजर आए और वो एक्स एक्सिस के बहुत पास हो, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। आपको डाउनवर्ड कर्व नजर आए लेकिन वो एक्स एक्सिस के पास नहीं, ऊपर उठा हुआ नजर आए, नीचे स्पेस छोटी भी हो, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? मिक्स कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, पिक लीजिए। इंट्रोडक्शन में बहुत सारे चैप्टर्स की बेस बन रही है आपकी। हर चैप्टर में मैंने जाके आपसे ये बातें बार बार पूछनी है। ठीक है, लास्ट बिहेवियर रह गया, स्टेप फिक्स कॉस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर कॉस्ट को कितने ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं? 4 में। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, मिक्स कॉस्ट, और अगली कौन सी है? स्टेप फिक्स कॉस्ट। चलिए अब उसको सीखते हैं बेटे। चलो पहले इसके बारे में समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर हम इसे इलैबोरेट करते हैं। इसमें मैंने वर्ड लिखा हुआ है फिक्स्ड। ये बाय बिहेवियर फिक्स्ड होती है, लेकिन जो प्योर फिक्स कॉस्ट होती है उससे थोड़ा सा चेंज होता है। क्या चेंज होता है? मैंने फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन में आपको नोट करवाया, फिक्स कॉस्ट वुड रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्टिविटी लेवल। मैंने ये स्टेटमेंट यूज की थी। एक्टिविटी लेवल कुछ भी हो, इसने सेम रहना, इसने चेंज नहीं होना। बट ये एक ऐसी फिक्स कॉस्ट है जो सेम रहती है, लेकिन एक स्पेसिफिक एक्टिविटी लेवल तक सेम रहती है, उसके बाद ये बढ़ती है और दोबारा से कांस्टेंट हो जाती। ग्राफिकली देखो, फिर मैं आपको इसको एग्जाम्पलीफाई करती हूँ। ये बाय बिहेवियर फिक्स्ड है जनाब, यहाँ 0 है, यहाँ फर्ज कर लो 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, इसके ऑपोजिट यहाँ 1000 है, यहाँ वही 2000 है, 3000 है, हम यहाँ सपोज कर लेते हैं। ये फिक्स्ड है इसलिए इसका ग्राफ फिक्स कॉस्ट की तरह ही स्टार्ट होगा, और फिक्स कॉस्ट का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, कुछ स्पेस छोड़ के स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ करती है। तो इस स्पेसिफिक एक्टिविटी लेवल तक ये 1000 है, चाहे 0 यूनिट है, चाहे 1 है, 2 है, 7 है, जितने भी यूनिट हैं, अप टू 10 यूनिट्स तक ये 1000 है। उसके बाद एकदम से ये बढ़ती है और अगले एक्टिविटी लेवल के लिए दोबारा से कांस्टेंट हो जाती है। फिर ये अगले 10 यूनिट के लिए कहां तक कांस्टेंट हो गई? 2000 तक। फिर 10 यूनिट से के बाद एक्टिविटी लेवल में 10 यूनिट का चेंज आया, उसके बाद ये दोबारा से बढ़ी और फिर से ये कांस्टेंट हो गई। जिस फिक्स कॉस्ट में हमें ऐसा बिहेवियर मिलेगा, दैट फिक्स कॉस्ट वुड बी कॉल्ड स्टेप फिक्स कॉस्ट। देखो स्टेप्स बने हुए, हेडिंग दीजिए, ग्राफ नोट कीजिए, डेफिनेशन और एग्जांपल्स आपको मैं नोट करवाता हूं।
हाँ जी, लिखवाना शुरू करूं बेटे। पॉइंट नंबर 1, it is fixed by behavior. It is fixed by behavior, but within a specific activity range. But within a specific activity range. Point number 2, after then it increase again, after then it increase and resume again at a new higher level. उस एक्टिविटी लेवल के बाद ये बढ़ती है और रिज्यूम का मतलब है दोबारा से कांस्टेंट हो जाती है। इट इज फिक्स्ड बाय बिहेवियर बट विद इन अ स्पेसिफिक एक्टिविटी रेंज। आफ्टर देन इट इंक्रीज एंड रिज्यूम अगेन एट अ न्यू हायर लेवल। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स को पहले समझिएगा फिर लिखते हैं। देखो बेटे, मैं यहां पे सबसे पहले एग्जांपल पुट करूंगी एक सुपरवाइजर की। सुपरवाइजर को अंडरस्टैंड करते हो ना, ये फैक्ट्रीज वगैरह में इन्होंने अपने वर्कर से काम करवाना होता है, उनके कामों को मैनेज करना होता है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन करना होती है। बेटे, ह्यूमन बीइंग की एक स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है, उस लिमिट से ज्यादा कोई भी काम नहीं कर सकता। अब एक सुपरवाइजर के अंडर ज्यादा से ज्यादा 10 लोग हो सकते हैं, वो 10 लोगों के कामों को मैनेज कर सकता है, इससे ज्यादा लोगों के कामों को मैनेज नहीं कर सकता। फर्ज करो मैंने जब कारोबार का स्टार्ट किया, मेरा कारोबार का स्केल लिमिटेड था, मैंने 4 वर्कर्स रखे और उनके लिए एक सुपरवाइजर रखा। सुपरवाइजर को फर्ज करो मैं तनख्वाह दे रही थी 50,000। अब उसके अंडर 4 लोग रहें या वो 6 लोग मजीद हायर कर ले, सुपरवाइजर एक ही है और मेरे बिजनेस को एक सुपरवाइजर की कॉस्ट बियर करना पड़ी 50,000 जो हर महीने देना है। 50,000 का मैंने खर्चा हर महीने सेम अमाउंट का करना है, तो ये जो 50,000 की सैलरी है ये फिक्स कॉस्ट है। कब तक? जब तक नंबर ऑफ वर्कर्स 10 है। अब फर्ज करो मेरे बिजनेस का स्केल एक्सपैंड हो गया, अब मुझे ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस एंड सेल करने हैं तो ज्यादा वर्कर्स चाहिए, तो अब मुझे वर्कर्स चाहिए 16। क्या करना पड़ेगा? मुझे एक सुपरवाइजर और हायर करना पड़ेगा। और सेम डेजिग्नेशन पे, सेम कैपेसिटी पे जब 2 लोगों को हायर किया जाता है, दोनों का सैलरी पैकेज सेम होता है हमेशा। अब मेरे वर्कर्स, मेरा एक्टिविटी लेवल वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 वर्कर्स से बढ़ के कितने पे चला गया? 20 पे। सुपरवाइजर की कॉस्ट 50,000 से बढ़ के कितनी चली? 1 लाख। अब ये जो 1 लाख सुपरवाइजर की कॉस्ट है, 11वें नंबर ऑफ एम्प्लॉय से लेके 20वें नंबर ऑफ एम्प्लॉय तक ये मेरी कॉस्ट कहां पे जाके कांस्टेंट हो गई? 1 लाख। मेरे नंबर ऑफ वर्कर्स फिर बढ़ेंगे तो अगले 10 वर्कर्स के लिए तीसरा सुपरवाइजर चाहिए होगा, तो मेरी फिक्स कॉस्ट 1 लाख से उठेगी, बढ़ेगी, किस पे जाके कांस्टेंट हो जाएगी? 1,50,000। ये स्टेप फिक्स कॉस्ट होती है। रेंट की एग्जांपल ले लें, वेयर हाउसेस की एग्जांपल ले लें। वेयर हाउसेस किन्हें कहते हैं? गोडाउन्स, स्टोर रूम। स्टोर रूम में भी चीजें स्टोर करने की एक स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है, लिमिट होती है। फर्ज करें मेरे पास ये स्टोर रूम है, मैं ज्यादा से ज्यादा जो भी चीज बना रही हूँ 100 यूनिट स्टोर हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, और मैं इसका किराया दे रही हूँ भाई 40,000। मैं इस 40,000 के स्टोर रूम में कोई चीज स्टोर करूं या ना स्टोर करूं, लैंडलॉर्ड ने तो मेरे से 40,000 ले लेना है। अब मैंने इसमें 10 यूनिट स्टोर किए, कुछ नहीं किया, 100 यूनिट स्टोर किए, मेरा रेंट का एक्सपेंस कितना बन रहा है? 40,000। मुझे 100 से ज्यादा यूनिट स्टोर करने इधर तो नहीं आ सकते। मेरा प्लान भी है और आगे मुझे अपने बिजनेस का फ्यूचर ब्राइट भी नजर आ रहा है। मैंने इतनी ही कैपेसिटी का एक और स्टोर रूम ले लिया। इसका अगर 40,000 किराया था तो इसके साथ ही दूसरा स्टोर रूम था इस कैपेसिटी का, उसका भी किराया कितना होगा? 40,000।
अब मेरी कैपेसिटी पहले 100 यूनिट स्टोर करने की थी, अब कितने यूनिट्स की हो जाएगी? 200 यूनिट की। तो रेंट का एक्सपेंस, गोडाउन के वेयर हाउसेस के चार्जेस 40,000 से बढ़ के किस पे चले जाएंगे? 80,000। हर वो एक्सपेंस जो बाय बिहेवियर फिक्स्ड होता है, लेकिन एक स्पेसिफिक एक्टिविटी लेवल तक वो फिक्स्ड होता है, उसके बाद बढ़ता है और दोबारा से कांस्टेंट हो जाए, उसका बिहेवियर क्या होगा? स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। लिखो इसके ये दोनों एग्जांपल्स। सुपरवाइजर कॉस्ट, गोडाउन चार्जेस एटसेट्रा। हाँ जी बेटा जी, इज इट क्लियर? चलें, बिहेवियर्स हमारे कंप्लीट हुए। लेट्स रिवाइज। क्लोज योर नोटबुक्स। हम दोनों लेक्चर्स को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर जो नेक्स्ट पॉइंट बेटा मैंने आपसे डिस्कस करना है उसके साथ में इसको को रिलेट करूं, ठीक है? चलें। कॉस्ट मीन्स व्हाट? एक्सपेंसेस। कॉस्ट कह लें या एक्सपेंस कह लें, ये किस फाइनल अकाउंट का पार्ट बनेंगे? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस कहां कहां लिखे जा सकते हैं? सीजीएस या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कॉस्ट की क्लासिफिकेशन किस किस बेस पे होती है? 4 बेसिस। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, फिर एलिमेंट्स, फिर नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। मैन्युफैक्चरर की एग्जांपल को लेकर चले थे बेटे हम। मैन्युफैक्चरर की टोटल कॉस्ट को फंक्शंस की बेस पे कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया था? 2। बोलो ना बोलो। प्रोडक्शन कॉस्ट एंड नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। गुड्स रिलेटेड विद द सेलिंग ऑफ गुड्स, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस। नेचर नहीं पूछ रही, सर्विस कॉस्ट या फिर नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये क्लियर है? अब यहाँ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई थी, हम इसे प्रोडक्शन कॉस्ट कह लें या नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कह लें, हम उसे डायरेक्ट कॉस्ट कह लें या इनडायरेक्ट कॉस्ट कह लें, वेरिएबल कह लें या फिक्स कॉस्ट कह लें, कॉस्ट इनकम स्टेटमेंट में जाएगी। बताओ प्रोडक्शन कॉस्ट कहाँ जाएगी? प्रोडक्शन कॉस्ट हमेशा किसका पार्ट बनेगी? सीजीएस। और मैंने वहां कहा था कि पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद आपको अंदाजा होगा जितने भी कॉस्टिंग मेथड्स होते हैं, चाहे एडवांस हो, पुराने हो, न्यू कॉस्टिंग मेथड्स हो, प्रोडक्शन कॉस्ट हमेशा किसका पार्ट बनेगी? सीजीएस। और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट शुड ऑलवेज बी ट्रीटेड एज ऑपरेटिंग कॉस्ट। वेरी गुड, ऐसी ही क्लास पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हमने फर्दर एलिमेंट की बेस पे अपनी कॉस्ट को मजीद क्लासिफाई कर दिया था। बताइए आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स? 3। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड्स। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं? उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स नहीं है। कितने होंगे डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी एक्टिविटीज यू हैव टू परफॉर्म टू सेल योर गुड्स। और कितनी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे ये बिजनेस का स्केल डिसाइड करता है। उनमें से कॉमन एलिमेंट जो आईटीए में आपने पढ़े थे, मैंने उनका नाम लिखवाया था आपको। वेरी गुड, शाबाश। उसके बाद नेचर की बेस पे कॉस्ट को हमने मजीद क्लासिफाई किया था 2 कैटेगरीज में, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। हर उस कॉस्ट को डायरेक्ट कहेंगे वेरी गुड, जिसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हों, आइडेंटिफाइबल और मेजरेबल। जब स्टूडेंट के चेहरे पे आंखों में शाइन होती है, रिप्लाई कर रहे होते हैं, टीचर फ्रेश हो जाता है, थकन का पता ही नहीं होता। ऐसी ही पार्टिसिपेशन थ्रू आउट आपने सिलेबस रखनी है। आपकी क्लास में एक रौला है, एक सीआर है, ये बड़े डिटर्मिन्ड स्टूडेंट है, ये एक्टिव रखेंगे आपको। ये अभी रौला डाल नहीं रहे, बड़े रोले डालने। आगे बढ़ते हैं जनाब। उसके बाद आइडेंटिफाइबल और ये जो मेजरेबल कॉस्ट होती है वो डायरेक्ट होती है। बताओ मुझे, क्या नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट डायरेक्ट हो सकती है? कभी भी। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट की नेचर हमेशा इनडायरेक्ट ही होती है, जबकि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं।
उसके बाद हम बिहेवियर की बेस पे क्लासिफिकेशन करने से पहले कॉस्ट के 3 पूल्स बनाए थे। प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, कन्वर्जन कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट किसे कहते हैं? इट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। ये पूल है जिसमें हम प्रोडक्शन की डायरेक्ट कॉस्ट को इकट्ठा करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड क्या है? इट इज अ पूल इन विच वी एक्यूमुलेट indirect production and non-production cost. Am I right? I'm not right. इसमें indirect cost accumulate होना, लेकिन कौन सी वाली indirect cost? Production related. FOH में गलती से भी non-production cost ऐड नहीं करनी, चाहे वो indirect है। ठीक है, चलो conversion cost is, पहले डिफाइन करो। एक ऐसी कॉस्ट जो रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर दे? फिनिश्ड गुड्स में। क्या डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कन्वर्जन कॉस्ट का पार्ट हो सकती है? नो। यस, ओनली लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। क्या डायरेक्ट एक्सपेंस कन्वर्जन कॉस्ट का पार्ट होती है? होते हैं, वो कम होते हैं इसलिए इग्नोर हो जाते हैं। मैंने कन्वर्जन कॉस्ट कैलकुलेट करने की आपको 2 अप्रोचेस बताई, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट अप्रोच क्या थी बेटे? शाबाश, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस डायरेक्ट मटेरियल। कहां कौन सी अप्रोच यूज होगी ये क्वेश्चन का गिवन डाटा डिसाइड करता है। अगर आपको टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट और डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट का जिक्र नहीं है और वो आपसे कहता है कन्वर्जन कॉस्ट कैलकुलेट करो, तो इनडायरेक्ट अप्रोच, हम टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में से डायरेक्ट मटेरियल को माइनस करेंगे तो हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट। इनडायरेक्ट अप्रोच क्या है? उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को ऐड कर दो। करें, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस FOH। ऐसे ही पढ़ा बेटे हमने। चलें, उसके बाद बिहेवियर की बेस पे कॉस्ट को हमने क्लासिफाई किया कितने ग्रुप्स में? 4 में। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, mixed cost. Mixed cost is also called semi-variable cost. और last step fixed cost. बेटे एक चेयर का गैप दीजिए आप दोनों, उठो, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल कॉस्ट किसको कहेंगे? अब ये नहीं कहना जो चेंज हो जाए, एक लगाऊंगी, बहुत डिटेल में पढ़ा। जो टोटल में चेंज हो, पर यूनिट सेम रहे, और टोटल में भी चेंज कैसे हो? सेम डायरेक्शन एंड बाय सेम। जो एक स्पेसिफिक एक्टिविटी रेंज तक फिक्स रहती, कांस्टेंट रहती है, उसके बाद बढ़ती है और दोबारा से कांस्टेंट हो जाती है, उस कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे? स्टेप फिक्स कॉस्ट। हमें पूरे सिलेबस में मैंने आपसे कहा कॉस्ट के प्योर बिहेवियर्स चाहिए और वो 2 ही होते हैं। या तो कॉस्ट को प्योरली वेरिएबल कॉस्ट होना चाहिए या प्योरली फिक्स कॉस्ट। कैसे अलग करें? 2 मेथड्स, हाई लो पॉइंट मेथड और लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, कॉस्ट इक्वेशन क्या है? y is equal to a plus bx. a stands for हाँ, टोटल फिक्स कॉस्ट। कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट तो b भी है क्योंकि वो पर यूनिट सेम रहती है। a भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, लेकिन किसका कांस्टेंट है? b वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, a टोटल फिक्स कॉस्ट। और एक और चीज मैंने 6 टाइम्स बोल चुकी हूँ, 7 टाइम रिपीट करवा रही हूँ। एनालिसिस में से जब भी फिक्स कॉस्ट को पिक करना है गिवन कॉस्ट में से, इन टोटल। वेरिएबल कॉस्ट को कभी भी उठाना है क्वेश्चन से पर यूनिट। कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है वो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दे और वेरिएबल कॉस्ट टोटल में दे दे, उसको वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट में कन्वर्ट कर लेना और फिक्स कॉस्ट को टोटल में कन्वर्ट कर लेना, फिर आगे लेके जाना। अब देखिए बेटा, आपने कॉस्ट की जितनी क्लासिफिकेशन पढ़ी, हर क्लासिफिकेशन के ऊपर एक एक चैप्टर है, एटलीस्ट एक एक चैप्टर है। प्रोडक्शन कॉस्ट के पहले एलिमेंट का नाम क्या है?
प्रोडक्शन कॉस्ट के पहले एलिमेंट का नाम क्या है? मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट नहीं बोलना, हाँ मटेरियल कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट के पहले एलिमेंट का नाम क्या है? मटेरियल कॉस्ट। ये आपके सिलेबस में 2 चैप्टर्स में वो कवर अप करता है, चैप्टर नंबर 1 एंड 2। आपके सिलेबस के जो पहले 2 चैप्टर्स हैं वो मटेरियल कॉस्ट को कवर अप करते हैं। आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट के दूसरे एलिमेंट का नाम क्या है? लेबर कॉस्ट। चैप्टर नंबर 5 ऑफ योर सिलेबस। पूरे चैप्टर में सिर्फ लेबर कॉस्ट को टैकल करना सिखाया जाता है। तीसरा एलिमेंट कौन सा है? एफ, ओवरहेड्स। एफओएच को टैकल करने के लिए 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 3 एंड 4। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये कॉस्ट अकाउंटिंग है यहां तक। उसके बाद इन क्लासिफिकेशन की एप्लीकेशन करते हुए हाउ टू रिकॉर्ड द कॉस्ट एंड हाउ टू कंट्रोल द कॉस्ट, बाकी चैप्टर्स आपको ये सिखाते हैं। चैप्टर नंबर 6 और 7 की अगर मैं बात करूं तो वो हमें क्या सिखाता है? चैप्टर नंबर 6 एंड 7 वो एक बात सिखाता है, छोटी सी बात, और वो क्या है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिपीट करवाया विद यू कि बेटा प्रोडक्शन कॉस्ट किसका पार्ट बनेगी? सीजीएस का। चैप्टर नंबर 6 एंड 7 आपको सिखाता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट सीजीएस में कैसे जाएगी। अब ये मैंने आपको एक फ्लो चार्ट की हेल्प से करवाना है, और इस फ्लो चार्ट का बेनिफिट क्या होने जा रहा है आपको। टाइम देखो, टाइम नहीं है, याद रखिएगा, सुने। कल मैंने आपको एक फ्लो चार्ट करवाना है जिसमें हमने छोटी सी बात सीखनी है, हाउ प्रोडक्शन कॉस्ट बिकम द पार्ट ऑफ सीजीएस। इस छोटी सी बात के पीछे पूरे सिलेबस में जितनी जर्नल एंट्रीज हैं वो सारी कवर अप हो जानी। आपका चैप्टर नंबर 6 भी कवर अप हो जाना है, आपका चैप्टर नंबर 7 भी कवर अप हो जाना है, और उसके अलावा आपका चैप्टर नंबर 6 और 7 100% कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए डोंट मिस, कल का लेक्चर आपने मिस नहीं करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको क्लियर ऐसा फ्लो चार्ट पूरी बुक में कहीं नजर नहीं आना। इट्स माय बेट, ऑनलाइन भी ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। अंटिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज।